हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि जर्मन के एकीकरण की आधारशिला तैयार की थी, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रूसो को। जो रूसो है ना, इसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो ही है, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का चौथा प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वें का। जो लुई 16वां है ना, इससे जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई ना, उस समय इसका ही शासन था, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो मध्य वर्ग, ठीक है, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसकी सबसे अधिक भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति में। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का छठवां प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाए अधिकार विभाजन, ठीक है। अधिकार विभाजन, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कब बना था? 1862 ईस्वी में, जो कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बनता है। तो देखिए आठवां प्रश्न आप लोग का क्या है। तो आठवां प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। द स्पिरिट ऑफ लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था? मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है। देखिए नौवां प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 10वां प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी, ठीक है। मेजिनी, जो कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। आप 2025 का ही पेपर उठाकर देख लीजिए, ये प्रश्न आप लोग को सेम टू सेम दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां आप लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो कौन सा है? फ्रांस, ठीक है। तो आप यहाँ से एक और नोट कर लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस है। आप इसको याद रख रहे, कहानी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है। तो जूसेफे गैरिबाल्डी के, ठीक है, जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था, ठीक है। तो चलिए 13 प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों,
आप लोग का 13वां प्रश्न है कि पुनः जागरण युग का उदय किस देश से हुआ था? तो इटली। ठीक है, इटली से ही पुनः जागरण युग का उदय हुआ था। ठीक है, तो चलिए 14 प्रश्न देख लेते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी दिन फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह आप लोग से बोर्ड एग्जाम है, यही प्रश्न ऐसे पूछेगा कि गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऐसे ही घुमा कर आप लोग से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो चलिए 15 प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस। ठीक है, तो देखिए 16वां प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस देश यानी किस वंश के शासकों की पुनः स्थापना की गई थी? ठीक है, तो कौन सी वंश की स्थापना की गई थी? तो बुरो वंश। ठीक है, बुरो वंश। ठीक है, अगला देख लीजिए 17 प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 17 प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, जो कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला देख लीजिए 18 प्रश्न, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क जो है ना, इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। तो चलिए 19 प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 19 प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क। इसका फुल नेम भी है ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी जो कि ऑटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, तो 20वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ठीक है, और किस युद्ध में हुआ था? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। ठीक है, तो 21 प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग 21 प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी। ठीक है, किस देश से है? जर्मनी। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र। ठीक है, तो चलिए 23 प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए 23 प्रश्न है कि जूसेप्पे मेज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो देखिए 24 प्रश्न है कि वियना संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में वियना संधि हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 25 प्रश्न है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है या निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? तो देखिए ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग उदारवाद का तात्पर्य क्या है? तो व्यक्तियों को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ये उदारवाद का शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो 27 प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग का 27 प्रश्न है कि 1789 में, ठीक है, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति, तो क्या परिणाम हुआ था उसका? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 28। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यह स्टेटमेंट है। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो मेटरनिक का है, मेटरनिक। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण
स्टेटमेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आप पूछा है लगातार। तो चलिए अगला देख लेते हैं 29 प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो कैंसर विलियम प्रथम को, जो कि जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया जाता है। अगला जो कि लास्ट प्रश्न है कि यूसुफे मेजनी का संबंध किससे यानी किस देश से? ठीक है, तो इटली के एकीकरण से, जो कि यूसुफे मेजनी का संबंध है। तो ये 30 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट हुए हैं। आप लोग इस प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। तो मिलते हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।